तो देखिए नवंबर का आरटीपी देखेंगे 22 सीए फाउंडेशन का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो क्या कहता था कि मिस्टर वाई जो हैं वो मिस्टर एक्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि मिस्टर वाई चाहते हैं कि वो मिस्टर एक्स से एक हाथी खरीदें और उससे वो दान में दे दें। तो दोनों तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मिस्टर एक्स कहते हैं कि मैं 20 लाख में बेचूंगा, और दोनों तैयार हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये रहता है कि दोनों में से किसी को नहीं पता रहता है ना कि हाथी मर चुका है। मतलब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं लेकिन हाथी ऑलरेडी मर चुका था। तो ज़रा सोचिए यहाँ पे जो एप्लीकेबल प्रोविज़न होगा उसमें आपको क्या लिखना है। कॉन्ट्रैक्ट तो पॉसिबल नहीं है, इतना लिख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, वॉइड है, वॉइडेबल है या वैलिड है। वैलिड और वॉइडेबल की तो बात बिल्कुल नहीं हो रही है, ये बिल्कुल वॉइड है। क्यों वॉइड है? क्योंकि इम्पॉसिबल है ना भाई, जो चीज़ है ही नहीं उसका कॉन्ट्रैक्ट करना इम्पॉसिबल ही है। भले दोनों अनअवेयर थे लेकिन चीज़ तो वहाँ पे एब्सेंट है। तो देखिए उसको लिखना क्या है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अ कॉन्ट्रैक्ट सीजेज टू बी इनफोर्सिएबल, मतलब जिसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। सीजेज मतलब इंड या स्टॉप आप कह सकते हैं। बाई लॉ बिकम्स वॉइड, ये वॉइड हो जाता है व्हेन इट सीजेज टू बी इनफोर्सिएबल। जब ये इनफोर्सिएबल होने लायक नहीं है ना तो ये वॉइड हो जाता है। ठीक है, इनफोर्सिएबल नहीं होने लायक है क्या मतलब है? मतलब वो जिसको मतलब लॉ जो है वो अप्रूवल नहीं दे सकता। सिंपल सा आप समझिए। तो जिसको लॉ अप्रूवल देगा ही नहीं तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। तो हमने फिर नीचे फैक्ट में क्या लिखा है, ये तो हो गया एक लॉ का लैंग्वेज। फिर हमने फैक्ट में क्या लिखा है, वही जो भी क्वेश्चन का समरी है ना वो हमने उतार दिया है। जैसे कि मिस्टर एक्स कॉन्ट्रैक्टेड विद मिस्टर वाई, इसमें उल्टा लिखा गया टू सेल हीज एलिफेंट, मतलब मिस्टर एक्स जो है वो वाई को सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एंड बोथ वेयर अनअवेयर ऑफ द एलिफेंट ऑलरेडी डीड, जो ऑलरेडी मर चुका था। तो इसमें आप थोड़ा सा अपना लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। आपको तो ऊपर प्रोविजन लिखना होगा कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक उठाए गए हैं। तो हमें ये तो पता था कि इम्पॉसिबिलिटी वाला उठाया गया है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए इसका कंक्लूजन मतलब फाइनल आंसर जो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या ये वॉइड है, वैलिड है या वॉइडेबल है। तो द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। क्यों? सिंस एक्स एंड वाई वेयर ignorant of the fact that the elephant was already dead and so contract was impossible from very start ab initio। जब वो ऑब्जेक्ट था ही नहीं जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होना था तो ये वॉइड होगा, 100% होगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट शुरुआत से ही नहीं था, इसलिए ये वॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहले 1 की बात करते हैं। उसमें क्या है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने टीचर को अपना एक नया बाइक जो है वो दे देता है। वो ऐसा क्यों करता है और बहुत कम दाम पर देता है? इसलिए वो दे देता है क्योंकि टीचर जो है ना वो कहता है कि मैं तुम्हें एग्जाम में अच्छा मार्क्स दे दूंगा, ये जो तुम्हारा नया बाइक है ब्रांडेड बाइक वो मुझे कम प्राइस पे दे दो। वो लड़का उसे दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, जो उसके बाद जो होता है उसके जो पिताजी होते हैं, स्टूडेंट जो है उसका पिताजी वो क्या करते हैं, वो कहते हैं उस लड़के को कि तुम अपने टीचर पर केस कर दो। ठीक है, वो कहते हैं कि अपने टीचर पर तुम केस कर दो। क्यों? क्योंकि वो तुमसे ना वो मतलब बाइक को जो है वो एक लोभ देकर लिया है। ठीक है, अपना पोजीशन का यूज़ किया, क्योंकि वो टीचर था, अपना डोमिनेंट पोजीशन का यूज किया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्टूडेंट टीचर को पर जो है केस कर सकता है। देखिए यहाँ पे केस है कि एक टीचर जो है स्टूडेंट को बोला कि तुम अपना जो ब्रांडेड गाड़ी है तुम्हारा तुम कम प्राइस पे मुझे दे दो। ये लड़का उसे दे दिया। क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा मार्क्स मिलता। अब उसके पिताजी जो हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, तुम उसी टीचर पे अब केस करो। तो नीचे क्वेश्चन में जो दिया गया पूछा गया है वो ये है कि क्या वो केस कर सकता है टीचर पे और किस बेसिस पे कर सकता है। तो देखिए पहले प्रोविज़न देखते हैं, पहले पूरी समझ लीजिए क्वेश्चन को। वो केस कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि टीचर जो है ना वो डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके अपना पोजीशन जो उसका हाई है, टीचर का स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है उसमें टीचर जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में आता है। तो डोमिनेंट पोजीशन वाला कंसेप्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस में आता है। और अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो है ना वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आता है। मतलब सामने वाला इंसान जो एग्रीव्ड पार्टी है, जिसको प्रॉब्लम हुआ है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इंड कर सकता है और आप पर केस कर सकता है। तो मतलब साफ है कि जो स्टूडेंट है वो टीचर पे केस कर सकता है। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट दैट कि उसने सामने वाला जो टीचर है वो अपना डोमिनेंट पोजीशन का यूज करके अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत उसने वो गाड़ी उससे अपने नाम करवाया है। देखिए उसको लिखना कैसे है। फर्स्ट में देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड अंडर कर्सियन
undue influence, fraud or misrepresentation will be voidable are the option of the party whose consent was so caused। मतलब जिसका कंसेंट नहीं लिया गया था, जो अग्रीव्ड पार्टी है, उसके लिए वो voidable कॉन्ट्रैक्ट है। वो चाहेगा तो उसको ख़त्म भी कर सकता है या कंटिन्यू भी कर सकता है। The relation of teacher and student is as such that the teacher is in a position to dominate the will of the student। बिल्कुल टीचर का एक डोमिनेट पोजीशन होता है जिसमें जो है ना वो अपना पोजीशन को जो है वो प्रायोरिटी दे सकता है और स्टूडेंट को नीचे कर सकता है। एज ए रिजल्ट उसी प्रकार देखिए क्या होता है, द कंसेंट ऑफ द स्टूडेंट इज काउज्ड बाय एन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अपने पोजीशन को दिखा करके, हाँ मैं टीचर हूँ, मेरे पास पावर है तुमको मार्क्स देने का, उसने क्या किया, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत स्टूडेंट का कंसेंट ले लिया। आगे, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द स्टूडेंट एंड देयरफॉर ही कैन सीव द टीचर। सिंपल सी बात है, वो टीचर को सीव कर सकता है। इतनी सी बात है। देखिए इसमें आप वैसे भी केस स्टडी की तरह लिख सकते थे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड अंडर कोर्सियन अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन वुड बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉल्ड। ऐसे लिख देते। फिर फैक्ट लिखते सेकंड में, उसमें क्या लिख देते, लिखते कि टीचर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर टीचर में मतलब वो कहा था कि तुमको ज़्यादा मार्क्स दे देंगे, ये पूरा फैक्ट में लिख देना है। बाद में वो केस करना चाहता है तो क्या वो कर पाएगा, ये बात। अब कंक्लूजन देखिए, इसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ होता है। और हाँ, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रहा तो एक वीडियोज़ मैं बना दिया हूँ कि लॉ में आंसर कैसे लिखना है, उसको देखकर आपको सारे समझ में आ जाएंगे। वो तो समझ में आएगा कि हाँ वो सीव कर सकता है। अब सेकेंड जो क्वेश्चन था उसको देखिए। सेकेंड क्वेश्चन था कि विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी जो डैमेजेज होते हैं जो वो कब क्लेम किए जा सकते हैं। तो देखिए विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेज का मतलब साफ है कि मेरे को चोट पहुंचा है किसी कॉन्ट्रैक्ट के कारण या किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल न होने के कारण, ठीक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल न होने के कारण अगर आपको आपके दिल पे आपके फीलिंग्स को चोट लगा है, आपके रेपुटेशन को चोट लगा है, तो आप विंडिक्टिव या एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। तो ये कैसे डैमेजेस हैं, वैसे डैमेजेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ तब मिलते हैं जब आपके रेपुटेशन को, आपके फीलिंग्स को हर्ट किया गया हो। तो पहला केस आता है कि जब आप किसी से शादी करने का प्रॉमिस करें और ना करें। तो अगर आप वादा किए और नहीं किए तो उसके तो फीलिंग्स के साथ आप खेल गए। तो उस केस में जिसके साथ आप फीलिंग में खेले हैं, जिसके साथ आप जिसके फीलिंग के साथ आप खेले हैं, वो सामने वाला पार्टी जो आप पर जो है विंडिक्टिव डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है, आपको पर केस कर सकता है। तो फॉर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी एज इट काउजेस इंजरी टू हिज और हर फीलिंग्स करके, अगर ब्रीच करते हैं किस चीज़ को, ब्रीच मतलब तोड़ना, मैरी करने को, यानी कि शादी करने के लिए आप नहीं मान रहे हैं, बाद में आप प्रॉमिस की, पहले आप प्रॉमिस किए थे फिर नहीं मान रहे हैं, तो उस चीज़ को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो इसमें वो विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, फॉर रॉन्गफुली डिसऑनर्ड बाय अ बैंकर ऑफ हिज कस्टमर चेक बिकॉज इन दिस केस, देखिए क्या है कि कोई कस्टमर है, ठीक है, अपना वो चाहता है कि मैं जो अभी चेक दे रहा हूँ वो जमा हो जाए, लेकिन किसी तरह गलती से, बैंक वाले की ही गलती से वो जो है वो चेक डिजॉनर हो जाता है। सोचिए कितना दुख की बात है, वो पैसे जमा करने गया और उसका पैसा जमा नहीं हुआ, ठीक है। तो इस केस में भी वो क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसकी फीलिंग जो है वो हर्ट हुई है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है, बड़ा आदमी, वो पैसे डलवाने गया, अब आप डाले ही नहीं किसी तरीके से, उसको जो है आप उसको ज़रूरी था ज़्यादा पैसे की, वो अपना क्रेडिट करना चाहता था अकाउंट में, उसको डिजॉनर कर दिए, तो उसके साथ तो खिलवाड़ हो गया। तो मतलब दोनों केसेस में फीलिंग्स के साथ खेला गया है और इस केसेस में विंडिक्टिव और एग्जाम्पलरी डैमेजेस मिल जाते हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर आप अपने पास रखिए, मैं जो बताऊँगा वो आपको तरीका टोटल लिख कर। और क्वेश्चन नंबर जो 3 कहता है वो क्या कहता है कि करण जो है वो एग्रीड टू परचेज वुडन टेबल फॉर हिज स्टडी फ्रॉम मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स से जो करण है वो पढ़ने के लिए वो खरीदना चाहता है एक वुडन टेबल, ठीक है। जब वो टेबल को दिखने गया ना तो टेबल बहुत अच्छे कंडीशन में था, मतलब ठीक ठाक टेबल था। फिर क्या हुआ कि जैसे वो देख लिया कि ऊपर से हर तरफ अंदर बाहर की हाँ ये बहुत अच्छा कंडीशन में है, वो क्या किया, 20,000 रुपये दे दिया टेबल का। और जैसे ही वो घर आया तो उसे पता चला कि एक पैर जो टेबल का है ना वो टूटा हुआ है। और उसे शुरू में क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो जो टूटा हुआ जो पैर था टेबल का वो गलती से छुपा कर, जो मिस्टर एक्स थे वो जानबूझकर उस चीज़ को छुपा कर ऊपर से क्या किए थे उसको कि पेस्ट कर दिए थे, ठीक है। तो पूछ रहा कि क्या करण जो है उस टेबल के लिए अपने अमाउंट को क्लेम कर सकता है और टेबल को वापस दे सकता है।
वो टेबल जब देखने गया, उसे टेबल खरीदना था मिस्टर एक्स से, बहुत अच्छा कंडीशन में था, खरीद लिया। बाद में उसको पता चला कि मिस्टर एक्स तो लीपापोती कर दिए हैं, एक पैर तो इसका टूटा हुआ था। तो कह रहा है कि क्या वो क्लेम कर सकता है? तो 100% क्लेम कर सकता है। क्यों? क्योंकि मटेरियल फैक्ट को जो है ना वो मिस्टर एक्स हाइड किए हैं, जो कि एक सेलर को कभी हाइड नहीं करना चाहिए। अगर वो हाइड करता है तो उसको बाद में जो पैसे वो लिया है उसको रिटर्न करना पड़ेगा। तो देखिए लिखना कैसा है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये तो साफ क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टी इंटेंशनली, जानबूझकर, कंसील्स और हाइड्स सम मटेरियल फैक्ट्स फ्रॉम द अदर पार्टी एंड मेक श्योर दैट द पार्टी इज नॉट एबल टू नो द ट्रूथ, in fact makes other party believe something which is false, then fraud is committed। कह रहा है कि जब एक पार्टी जो है ना वो जानबूझकर किसी भी फैक्ट को छुपा देता है, ठीक है, और नहीं जानने देता सामने वाले पार्टी को कि हाँ जिस चीज़ की वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो गलत चीज़ है, तो उस केस में क्या होता है, वो फ्रॉड का केस हो जाता है। मतलब वो इंसान फ्रॉड कर रहा है। तो फ्रॉड में क्या होगा, इन सच केस एग्रीव्ड पार्टी हैज़ राइट टू रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। उस केस में जो है ना कि सामने वाला जिसका साथ धोखा हुआ है, सब कुछ छुपाया गया, वो क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकता है। रिपुडिएट मतलब ख़त्म कर देना, इंड कर देना। फैक्ट देखिए मतलब हुआ क्या क्या है, वही चीज़ हम फैक्ट में लिखते हैं। करण एग्री टू परचेज वुडन टेबल फ्रॉम मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स से परचेज करने के लिए वो एग्री किया, एंड टेबल वाज इन गुड स्टेट, तब उस टाइम बहुत अच्छे में था। करण पेड 20,000 एंड लेटर केम टू नो दैट टेबल इज़ नॉट इन गुड स्टेट, बाद में उसे पता चला कि तो अच्छी स्टेट में है ही नहीं। कैन करण रिटर्न द टेबल एंड क्लेम बैक द अमाउंट, हाँ 100% वही बात मैं लिखा हूँ फैक्ट में। फैक्ट का मतलब है टोटल क्वेश्चन को अपने शब्द में या फिर क्वेश्चन के शब्द जैसे दिया हुआ वैसे भी लिख सकते हैं। कंक्लूजन देखिए, सिंस द फ्रॉड वाज कमिटेड बाय मिस्टर एक्स, सो करण एज एन एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ धोखा हुआ है, कैन गेट बैक द अमाउंट ऑफ 20,000 एंड आल्सो रिटर्न दी वुडन टेबल, और वुडन टेबल को वो दे देगा और अपना 20,000 ले लेगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल फैक्ट जो है वो मिस्टर एक्स के द्वारा हाइड किया गया था। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला था कि व्हाट विल बी द राइट्स विद द प्रोमिसर इन द फॉलोइंग केसेस, एक्सप्लेन विद द रीजंस। क्या है, क्या क्या हुआ क्या है, ये चीज़ इस क्वेश्चन में बताना है। मिस्टर एक्स प्रॉमिस टू ब्रिंग बैक मिस्टर वाई टू लाइफ अगेन। अब बताइए कैसा प्रॉमिस हुआ कि तुम मर जाओगे ना तो तुम्हारा जीवन हम वापस ला देंगे। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। जो वो कर रहा है ना वो वॉइड है। क्यों? क्योंकि कोई भी इल्यूजरी या फिर कोई इल्यूजन वाला चीज़, मैजिक वाला चीज़ जो है ना वो इम्पॉसिबल होता है, ठीक है, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। वैसे ही सेकेंड जो है वो कह रहा है ए एग्री टू सेल 50 kg ऑफ एप्पल टू बी, द लोडेड ट्रक लेफ्ट फॉर डिलीवरी ऑन 15th मार्च बट ड्यू टू रेट्स इन बिटवीन रीच्ड ऑन 19th मार्च। कह रहा है कि ये जो था ना उसको 50 kg सेल करना था बी को एप्पल, ठीक है, ट्रक पर लोड हो गया, लेकिन क्या हुआ कि रेट्स कुछ लड़ाई झगड़े ऐसे जो रोड पर हो जाते उसके कारण जो है ना वो उस दिन नहीं पहुंच पाया और बाद में पहुंचा। तो बताइए कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? अगर एप्पल कैसा चीज़ है, पहले ये आप समझिए, वो फल है, वो बहुत जल्दी ही जो है ना वो सड़ गल जाता है, ठीक है, वो रोटेन हो जाता है। तो इसीलिए जो है ना उसको 15 तारीख को जब भेजना था तो उसको 15 तारीख को ही पहुंचना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो नहीं पहुंचा तो ये क्या हो गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया वहीं पे। अब तीसरा देखिए, आर्टिस्ट जो है वो सामने वाले से प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे लिए हम पेंटिंग करेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है ना कि वो मर जाता है। तो बताइए वो पेंटर है भाई, अब मर गया तो क्या उसको कोई और बना सकता है? वैसा नहीं बना सकता, और कोई बनाएगा भी तो अलग से आपको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना वो वाइड हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि जिसको परफॉर्म करना था वो तो बचा ही नहीं, ठीक है, रीजन भी हो गया। अब देखिए डी लास्ट वन, अभिषेक इंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ टॉयज फ्रॉम चाइना। चाइना से वो इंपोर्ट करवाना था, ठीक है, उसे क्या करवाना चाहिए था, क्या करवाना था, टॉयज चाइना से ले रहा था, ठीक है, कौन, अभिषेक। लेकिन हुआ क्या कि डिस्टर्बेंस इन रिलेशन और बहुत कुछ हो गया कि भारत और चाइना में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया और इसे तो चाइना से मंगवाना था टॉयज। तो क्या बोल रहा है कि द इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना वेयर बैन हो गया। तो ये कैसी चीज़ थी? ये तो वही बात हो गई, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट थी, ठीक है, वॉइड ही हो गया क्योंकि इलीगल हो गया ना। अब देखिए दो देशों में अगर लड़ाई है तो आप वहाँ से सामान मंगा रहे हैं, ये तो इलीगल चीज़ हो गया। किसी भी प्रकार का ट्रेडिंग विद इनेमी मतलब क्या, वो वॉइड है, ठीक है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो वही चीज़ फोर्थ में भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में माइनर की बात हुई है, ठीक है, कि माइनर जो है वो मेजर को जो है वो बॉन्ड टू द माइनर नहीं कर सकता, बॉन्ड नहीं कर सकता। ये क्या मतलब डिस्कस करना है उसके बारे में, माइनर के बारे में। देखिए माइनर जो है ना वो बेनिफिशियरी हो सकता है, माइनर
बेनिफिशियरी ही होता है। आप अगर ऐसे समझे, माइनर क्यों ज्वाइन करता है किसी भी चीज़ को, अगर वो ज्वाइन किया है मतलब उसे बेनिफिट्स लेना है ना, वो आपके बुक्स ये सब जो है वो जो एक प्राइमरी पार्टनर्स जो काम करते हैं वो नहीं कर सकता, वो सिर्फ एक बेनिफिशियरी है, शेयर्स लेने के लिए आ सकता है, अपना पार्ट लेने के लिए आ सकता है। माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन अ फर्म, वो फर्म में पार्टनर भी नहीं बन सकता। माइनर के बारे में पूछा गया। माइनर ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब वो अपने आप को छोटा दिखाकर हमेशा जो है वो कोर्ट भी उसी का साथ दे देती है। माइनर कैन बी स्यूड फॉर एक्सेप्टिंग बेनिफिट अंडर प्रोमिसरी नोट, तो अगर प्रोमिसरी नोट के अंदर वो बेनिफिट लिया तो उसको सू किया जा सकता है। यहाँ पे माइनर की बात की गई थी कि दो अ माइनर इज नॉट अ कंपेटिटर टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के लायक तो होता नहीं है, माइनर मतलब छोटा। तो नथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग द अदर पार्टी बॉन्ड टू द माइनर, कह रहा है कि कोई भी ऐसा एक्ट नहीं है जो उसको बॉन्ड करता है अदर पार्टी के साथ, अदर पार्टी को उसके साथ, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए। भाई क्या क्या उसके बाद टर्म्स थे वो मैंने लिख दिया है कि क्या होता है, उसी का डिस्कशन करना था। आप एक पैराग्राफ भी बहुत अच्छे से लिख सकते हैं कि हाँ वो अपने पार्टनर्स को बॉन्ड नहीं कर सकता, खुद वो केस कर सकता है, जो बाकी पार्टनर्स हैं उन पे केस होगा, इस पे नहीं होगा, कोर्ट इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेगा, ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें तो वहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं। वहाँ पे पूछा है कि सी जो है ना वो बाउट अ बन फ्रॉम बेकर शॉप, बेकर शॉप में से एक बन खरीदता है, और देखिए क्या होता है, द पीस ऑफ बन कंटेन अ स्टोन इन विच, क्या है, इट स्टोन इन इट विच ब्रोक सीज टूथ वाइल ईटिंग, कह रहा है कि सी जो है वो बन खरीदता है बेकर के शॉप से, और जैसे उसको क्या हो जाता है, उससे इसका दांत जो है ना वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि उसमें स्टोन था, उसमें पत्थर था, उस बन में पत्थर था, गन नहीं बन। व्हाट आर द राइट्स अवेलेबल टू द बायर अगेंस्ट द सेलर, कह रहा है कि क्या इसके पास अवेलेबल है राइट्स। तो देखिए राइट्स, अगर सेलर किसी भी चीज़ को, हार्मफुल चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया है तो इसके लिए तो सामने वाला डैमेजेस क्लेम कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉब्लम हुआ है। तो सिंपली अगर बात की करें इस क्वेश्चन पे, तो बायर हर्ट हुआ है तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। तो देखिए केस भी कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, in case of mutable goods there is implied condition that the goods shall be wholesome, otherwise aggrieved party can claim for damages। कह रहे कि गुड्स जो है ना सामान वो अच्छे पोजीशन में होना चाहिए भाई, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या कहता है, एक प्रोविजन उसका कि जो गुड्स हम खरीद रहे हैं खाने के लिए वो भाई अच्छे कंडीशन में होना चाहिए, होलसमनेस होनी चाहिए, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए। अब तुम तो पत्थर डाल के दे दिया, मेरा दांत टूट गया, तो इसका भरपाई कौन करेगा? तुम करोगे, ये तो प्रोविजन हो गया। वैसे देखिए इसमें एक और क्वेश्चन था बी, तो जो क्वेश्चन बी था उसमें क्या है कि ए जो है वो बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है 50 चेयर्स खरीदने के लिए, तो बी जो है वो 25 चेयर ही देता है। जैसा अगर ए बोलता है ना कि मुझे 50 इस क्वालिटी के चेयर चाहिए, तो बी जो है वो उस क्वालिटी के 25 ही जो चेयर्स है वो प्रोवाइड करता है, बाकी 25 मिलावट का प्रोवाइड कर देता है। तो पूछा है कि इसमें व्हाट आर द राइट्स ऑफ ए के पास क्या राइट्स है बी के खिलाफ। तो देखिए दोनों प्रोविजंस को मैं लिख दिया हूँ। एक तो था वो फर्स्ट वाला जिसमें कि बन के खाने के कारण, बन जो वो लिया था उससे इसका दांत टूट गया, ठीक है, पहला था। और दूसरा जो है उसमें ये है कि चेयर गलत प्रोवाइड कर दिया। तो दोनों ही प्रोविजंस को एक साथ में लिखा हूँ कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इन केस ऑफ यूटेबल गुड्स, क्वेश्चन नंबर 1 का प्रोविजन है, देखिए 1 पॉइंट लिख दिया हूँ, देयर इज इम्प्लाइड कंडीशन दैट द गुड्स शैल बी होलसम। ये कंडीशन है, इम्प्लाइड कंडीशन है, बताने की जरूरत नहीं थी कि हाँ भाई मैं आपसे चिप्स ले रहा हूँ तो चिप्स में तुम ब्लेड डालकर मत देना, नहीं, ये तो कंडीशन है कि आपको जो अगर मैं चिप्स मांगा हूँ तो चिप्स प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और हो। होलसमनेस अदरवाइज एग्रीड पार्टी, अगर कुछ हुआ तो मुझको प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसके लिए डैमेजेस के लिए आपके पास क्लेम करूंगा, केस करूंगा आप पर, और आपको देना होगा। सेकेंड जो पार्ट था इसी क्वेश्चन का, व्हेन द सेलर डिलीवर्स टू द बायर, मतलब जब सेलर जो है वो बायर्स को कोई गुड्स डिलीवर करता है, तब देखिए गुड्स क्या है, गुड्स अदर देन डिस्क्रिप्शन और पार्टली मिक्सेस और डिस्टिंक्ट गुड्स, बायर शैल बी एलिजिबल टू रिफ्यूज दोज डिस्टिंक्ट गुड्स और एक्सेप्ट देम। कह रहा है कि जो भी गुड्स मैं ऑर्डर किया हूँ सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करूँगा एज ए बायर, वही आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कुछ मिक्स का है, गुड्स अदर देन डिस्क्रिप्शन और पार्टली मिक्सेस डिस्टिंक्ट गुड्स, या तो आधा उसको मिक्स कर दिया गया, जैसे 25 कुर्सी मांगा गया था कि हमको, मतलब 50 कुर्सी के लिए ऑर्डर किया था कि अच्छे क्वालिटी के देना, तो 25 कुर्सी वो मिक्स करके दिया है। तो वही बोल रहा है कि अदर देन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन से तो अलग है, डिस्क्रिप्शन में तो 25 क्वालिटी वाला बताया था, 50 क्वालिटी वाला बताया था, ठीक है।
और पार्टली मिक्स्ड डिस्टिंक्ट गुड्स, और डिस्टिंक्ट गुड्स अपने तरफ से 25 मिला दिया वो खराब और 25 अच्छा रहने दिया। बायर शैल बी एलिजिबल टू रिफ्यूज दोज डिस्टिंक्ट गुड्स और एक्सेप्ट देम। कह रहा है कि बायर जो है ना, उसके पास जो आधा अच्छा गुड्स पहुंचा जो वो चाहता था वो, और दो वैसे गुड्स आधा पहुंचे जो नहीं चाहता था, तो वो दोनों को चाहे, ये बायर का डिसीजन है, वो चाहे तो एक्सेप्ट कर लेगा या फिर जो डिस्टिंक्ट गुड्स है ना उसको वो रिजेक्ट भी कर सकता है। तो कंक्लूजन देखिए, पहले उससे पहले फैक्ट देख लीजिए कि क्वेश्चन में हुआ क्या था। दोनों क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन में हुआ था कि सी जो है वो बन खरीदा था बेकर के शॉप से और इंजरी उसको हो गया था ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टोन इनसाइड अ बन। ठीक है। दूसरा में क्या था कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट किए 500 क्वालिटी ऑफ चेयर्स के लिए, लेकिन बी जो है ना वो 25 ही चेयर जो है क्वालिटी का दिया और 25 अनदर टाइप का दे दिया। तो कंक्लूजन फर्स्ट का क्या निकलता है, वो क्लेम करेगा 100% करेगा। सी कुड रिकवर डैमेजेस, आराम से सी उससे डैमेजेस रिकवर करेगा। क्यों? सिंस द बर्न फ्रॉम द बेकर इज नॉट ऑफ मर्चेंट क्वालिटी, बर्न में जो था वो स्टोन था वो मर्चेंट क्वालिटी का नहीं था। ठीक है। वैसे ही ए में रिजेक्ट द डिस्टिंक्ट चेयर्स और एक्सेप्ट देम, वही दूसरा पूछा था कि एक्सेप्ट करेगा क्या करेगा, तो एक्सेप्ट भी कर सकता है रिजेक्ट भी कर सकता है और उसके लिए वो चाहे तो डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। 7 क्वेश्चन नंबर देखिए, 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता था कि अंकित जो है ना उसको ब्लैक पेन की ज़रूरत होती है उसके एग्जाम्स के लिए। ठीक है। देखिए फैक्ट में तो टोटल क्वेश्चन ही लिखते हैं, तो आप फैक्ट को भी मैं पढ़ूँ तो समझिए कि एक तरीके से समरी है क्वेश्चन का। ठीक है। अंकित ऑर्डर्स अ ब्लैक पेन वाइल सेलर डिलीवर्स द ब्लू पेन। वो ऑर्डर क्या किया था ब्लैक पेन, लेकिन सेलर दे दिया ब्लू पेन। बताइए सेलर की कितनी बड़ी गलती है। अब देखिए इट वॉज क्लियरली शोन ऑन द पैकेट्स, लेकिन पैकेट पर ये चीज़ लिखा हुआ था कि वो जो है ना वो ब्लू पेन है। अंकित को तो ब्लैक चाहिए लेकिन पैकेट पर लिखा हुआ था कि ब्लू था। इट वॉज क्लियरली शोन ऑन द पैकेट्स, अंकित इग्नोर्ड इट, अंकित उसको देखा ही नहीं कि क्या दे रहा है। नाउ अंकित वांट्स टू रिटर्न द पेन्स। अब कुछ दिन के बाद वो सोचता है कि रिटर्न कर दूं कलम। क्या वो कर सकता है? देखिए वो एक पॉइंट पे कर सकता था, अगर ये जो है ना अगर पैकेट पर वो चीज़ नहीं लिखा हुआ रहता ना कि हाँ ये ब्लू पेन है, तो ये तो ब्लैक मांगा था और वो अगर ब्लैक नहीं दिया रहता ब्लू दे देता, और अगर ये चेक कर लेता कि अरे चेक करने पर तो यहाँ पे भी ब्लैक लिखा हुआ है, और घर आता और बाद में उसे पता चलता कि ये ब्लू पेन है, तब वो जो है ना वो क्लेम कर सकता था। लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था ना इतना कि वो ब्लू पेन है, पैकेट पे लिखा हुआ था और वो तो देखा नहीं, तो इतना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। डॉक्ट्राइन ऑफ सेवियर टेम्प्टर क्या कहता है कि जब तक आप खुद का विलिंगनेस नहीं दिखाते हैं ना, आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को नहीं बताते हैं, तो उस चीज़ को आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए। आप देखना चाहिए कि हाँ जो मैं नहीं बोला हूँ वैसा सच में दे रहा है या नहीं। आप तो देखे ही नहीं, आप तो चले हैं, तो क्या आप रिटर्न कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे। तो देखिए प्रोविज़न में प्रोविज़न कैसे लिखा हूँ, इतना बड़ा देखने का है, बहुत छोटा है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 द टर्म सेवियर टेम्प्टर सेज, क्या कहता है, लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर जो है ना उसको अवेयर होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। However, the goods which are bought by description from the seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that the goods shall be correspondent with the quality। कह रहा है कि कोई अगर सेलर है, ठीक है, और सेलर को डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है, एक बायर कह देता है कि हमको ये गुड्स चाहिए, तो उसी डिस्क्रिप्शन के अनुसार ये कंडीशन बनता है सेलर का कि उसी जैसा वो मांगा है, जैसा वो डिस्क्रिप्शन दिया है, वैसा ही क्वालिटी के गुड्स उसको दे। जैसे इसमें ब्लैक मांगा था तो इसको ब्लैक देना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये ब्लू दिया और लेकिन उस पर साफ लिखा भी था ब्लू, तो इस केस में क्या होगा, देखिए सिंस द अंकित डिडंट चेक द पैकेज, वो तो पैकेज को चेक ही नहीं किया अंकित, उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए था। सेवियर टेम्प्टर क्या कहता है कि अगर आप सामान लेने जा रहे हैं तो आप एक बार चेक कर लीजिए, लेकिन ये तो चेक नहीं किया, वो तो उस पर रिलाई कर गया बेवजह ही, यूजिंग हिज ऑर्डिनरी डिलीजेंस। बिल्कुल ये तो ऑर्डिनरी आम बात है भाई, इतना डिलीजेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम सामान ले रहे हैं उसको देखें कि क्या दे रहा है। सो द रूल ऑफ सेवियर टेम्प्टर विल अप्लाई हियर एंड अंकित कैन नॉट रिटर्न द ब्लू पेन्स। वो ब्लू पेन्स को रिटर्न नहीं कर सकता, भले ही उसको ब्लैक चाहिए थे, वो बताया भी था कि हमको ब्लैक चाहिए, लेकिन क्योंकि जब उसको गुड्स दिया गया था, सामान दिया गया था, तो उसको इंस्पेक्ट करना चाहिए था, थोड़ा सा देख लेता, लेकिन वो नहीं देखा, तो ये इसकी गलती है, तो इस केस में वो क्लेम नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का फैक्ट क्या कहता है, मतलब पूरा क्वेश्चन का जो समरी है वो क्या कहता है कि आकाश जो है ना, आकाश है, आकांश, चलिए आकाशी मान लेते हैं। आकांश परचेजेज अ टीवी सेट फ्रॉम जेठालाल गड़ा, ठीक है, उससे वो टीवी सेट खरीदता है सेल्स अप्रूवल बेसिस पे। सेल्स अप्रूवल बेसिस समझते हैं, मतलब अभी मैं खरीद रहा हूँ, अभी मैं इसको चेक कर लूँगा, देख लूँगा, और जब मुझे ठीक ठाक लगेगा मैं आपसे खरीद लूँगा।
अप्रूवल बेसिस पे खरीदता है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। फिर क्या होता है? बिफोर अकाउंट्स कुड टेक एनी एक्शन और डिसीजन टीवी स्पॉइल ड्यू टू अर्थक्वेक। कह रहा है कि जैसे ही वो ये बात बताता, 3 दिन होता तो उसको बताता ना कि हाँ मैं खरीदूंगा या नहीं। 3 दिन के लिए वो लाया था कि 3 दिन में मैं जवाब दे दूंगा कि मैं खरीदूंगा कि नहीं। 3 दिन हुआ ही नहीं था कि आ गया भूकंप और क्या हो गया? टीवी नष्ट हो गया। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि हु विल बियर द लॉस, कौन लॉस बियर करेगा? आप बताइए। सेल्स रिटर्न बेसिस में जो एक्चुअली में ऑनरशिप जो है ना, ऑनरशिप और रिस्क ये कब ट्रांसफर होता है? जब आप एक्चुअल सेल हो जाता है। सेल्स और रिटर्न बेसिस जब गुड्स भेजा जाता है ना, तो रिस्क वहाँ पे और ऑनरशिप नहीं दिया जाता। जैसे कि मैं 3 दिन के लिए मांगा हूँ कि 3 दिन के बाद अगर मुझे बढ़िया लगेगा तो मैं ले लूँगा, मतलब अभी मैं लिया नहीं हूँ, ये सामान उसी सेलर का है। और अगर अर्थक्वेक से टूट जाता है, ये तो मेरा एक्शन है नहीं, मैं तो नहीं तोड़ा हूँ, नेचुरली टूट गया, तो उसके लिए जो बियर करेगा ना वो सेलर ही करेगा। मैं उसको 1 भी रुपये नहीं दूंगा। क्यों दूंगा मैं? अगर मैं उसको यूज कर लिया होता, मैं उसको बता दिया होता कि हाँ मैं इसे खरीद लिया हूँ, 3 दिन का टाइम था मेरे पास, मैं बोल देता पहले ही खरीद लिया हूँ, तो उस केस में मैं उसको बियर करता। लेकिन क्योंकि ये नेचुरली हो गया, मैंने 3 दिन अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मैंने कुछ ऐसा एसेंट भी नहीं दिया, तो टूट गया, तो ये सेलर ही बियर करेगा। तो देखिए प्रोविजन कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन का। According to the provision of the sales of goods Act 1930, when the goods are delivered to the buyer on approval or on sales or return basis or other similar terms, ऐसे ही कुछ टर्म्स पे, the property passes to the buyer कब? when he signifies his approval or acceptance, जब वो कह दे कि हाँ भाई चलो मैं खरीद लिया हूँ, ठीक है, तब ऑनरशिप उसके पास चला जाएगा, रिस्क भी उसके पास चला जाएगा। दूसरा कैसे? when he does एनी अदर एक्ट अडॉप्टिंग दी ट्रांजेक्शन, या फिर कुछ ऐसा काम कर सकता है वो उस गुड्स के साथ जिससे ये पता चले कि नहीं अभी तो 3 दिन हुआ नहीं है लेकिन लगता है कि वो खरीद लिया है। कैसे ऐसे पता चलेगा? अब मान लीजिए कि उसने उसको यूज में ला लिया और रेगुलर यूज में ला लिया और उसको कहीं पे भी सेल भी करने की वो सोच रहा है, तो ऐसे केसेस में जो है ना, अब सोच सकते हैं कि नहीं ये अब खरीद लेगा लड़का। अब ज़्यादा यूज करने लगा तो पता चल जाता है। और क्या केसेस है? व्हेन द डेट ऑफ अप्रूवल कम्स, अब डेट दिए थे 3 दिन का कि 3 दिन तक तुम रखोगे, और अप्रूवल अगर नहीं दिया 3 दिन में, तो भाई तीसरे दिन के बाद मैं ये अज्यूम कर लूँगा कि तुम उसको खरीद लिए हो। तो इन सब अगर तीनों चीज़ें फुलफिल हो जाती है तो ऑनरशिप तो बायर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर इन तीनों चीज़ें जो है वो फुलफिल नहीं होती है तो ऑनरशिप किसके पास रहेगा? सेलर के पास ही। तो अगर इस दौरान गुड्स नष्ट होती है तो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? वो सेलर का। कौन लॉस बियर करेगा? सेलर। तो इस केस में वही हुआ था, 3 दिन के पहले ही अर्थक्वेक आया और बायर कुछ किया ही नहीं और अपने आप सामान सब टूट फूट गया, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है? सेलर। इसलिए लिखा हूँ सिंस द रिस्क वाज स्टिल लाइंग विद द जेठालाल। क्यों? क्योंकि ऑनरशिप तो नहीं ना पास हुआ था, खरीद तो नहीं लिया था सामने वाला, आकांक्ष उसको खरीदा नहीं था। क्यों? वो तो 3 दिन के लिए ले गया था सेल्स और रिटर्न बेसिस पे कि 3 दिन में पसंद आया तो ले लूँगा, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा। तो वही बात है कि 3 दिन तो हुआ भी नहीं था और वो टूट गया, तो रिस्क किसके पास था? जेठालाल के पास। तो ओनली जेठालाल विल बियर द लॉस ऑफ स्पॉइल ऑफ टीवी सेट, इसलिए जेठालाल उसको बियर करेगा। देखिए आपको लग रहा होगा डिफिकल्ट कि क्या सोल्यूशन बता रहा है, तो आप एक बार वो वीडियो देखिए जो 25 मिनट में मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन बताया हूँ और उसमें ये पूरा बता दिया हूँ कि कैसे क्वेश्चंस को, केस स्टडी क्वेश्चंस को, जो लॉ के क्वेश्चन होते हैं लोग उसको डिफिकल्ट समझते हैं, वो डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कितना आसान है, कितना आसान है। उसी से आप प्रोविजन लिख देंगे, फैक्ट लिख देंगे, कंक्लूजन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी और पूरा सही हो जाएगा। वो वीडियो आप देखिएगा। खैर क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देखते हैं कि व्हेन कैन एन अनपेड सेलर ऑफ गुड्स एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन। देखिए राइट ऑफ लीन का मतलब आप सब समझ लीजिए। राइट ऑफ लीन का मतलब है कि सामान जो है ना उसको मैं अपने कब्जा में रख लूँगा, ठीक है। अनपेड सेलर मतलब सेलर, मैं सेलर हूँ, आपसे कहा कि हाँ मैं आपको सामान दूंगा और आप हमको पैसे ही नहीं दे रहे हैं, तो मेरे पास वो राइट है कि जिस सामान के लिए आप बोल रहे थे ना उस सामान को मैं अपने कब्जे में कर लूँ। राइट ऑफ लीन का मतलब है कि वो सामान मेरे कब्जे में है, ठीक है। तो कह रहा है कि कब वो एक्सरसाइज कर सकता है? व्हेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन ओवर द गुड्स अंडर द सेल्स। कब कर सकता है? तो आप खुद सोचिए कब कर सकता है। सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन व्हेन एवर ही इज अनपेड, जब वो अनपेड है बिल्कुल, एंड पोजेशन ऑफ गुड्स लाई विद हिम। गुड्स का जो पोजेशन मतलब पोजीशन मतलब गुड जो है वो फिजिकली मेरे पास है, एज ए सेलर वो मेरे पास है। तो जब सेलर के पास वो गुड्स होता है ना और बेचारा वो अनपेड है, यानी कि उसको मिला नहीं है पैसा बायर से, तो उस पर राइट ऑफ लीन वो यूज कर सकता है, उस गुड्स को डिस्पैच होने से रोक सकता है। और देखिए सेकंड इसी क्वेश्चन का पार्ट था, कैन ही एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ लीन इवन इफ द प्रॉपर्टी हैज पास टू द बायर। मैं क्या बोला? राइट ऑफ लीन
राइट ऑफ लीन का मतलब है कि गुड्स मेरे कब्जे में होने चाहिए। तो कह रहा है कि ओनरशिप पास हो गया तब भी वो यूज कर सकता है, 100% यूज कर सकता है भाई। ओनरशिप चला गया तो क्या, ठीक है, ओनरशिप चला गया, गुड्स मेरे पास है तो उसके पोजीशन को मैं रखा हूँ, ठीक है। यस, अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन इवन व्हेन द प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज ट्रांसफर टू द बायर। पोजीशन मायने रखता है, हमारे पास फिजिकली गुड्स अगर है तो उस पर मैं राइट ऑफ लीन यूज कर लूँगा। वहीं पे एक और पॉइंट था कि कब ये राइट जो है टर्मिनेट होगा, तो देखिए वो तभी खत्म होगा ना जब गुड्स का जो पोजीशन है ना वो किसके पास चला जाए, बायर के पास, सेलर से बायर के पास चला जाए, तो इसके पास राइट ऑफ लीन नहीं बचेगा। भले ये पेड हो अनपेड हो कोई मतलब नहीं, अगर गुड्स का पोजीशन इसके पास नहीं है, फिजिकली गुड्स इसके पास नहीं है, तो ये राइट ऑफ लीन नहीं यूज कर पाएगा। अब बोल रहा है कि क्या अगर कोर्ट जो है वो डिक्री फॉर प्राइस उस गुड्स का अगर दे देती है सेलर को, हाँ तुम्हें डिक्री मिल गया प्राइस का, तो तब भी वो उस पर राइट ऑफ लीन यूज करेगा। अरे बिल्कुल करेगा भाई, अगर गुड्स उसके पास, पोजीशन उसके पास है तो क्यों नहीं यूज करेगा। पेड हो अनपेड हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पोजीशन उसके पास है तो वो उस पर राइट ऑफ लीन यूज करेगा ही करेगा। वैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मोहन, सोहन और रोहन 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, वो फर्म में पार्टनर्स हैं। दे एडमिटेड बोहन, और रोहन सोहन क्या है, मोहन सोहन और रोहन पार्टनर थे, वो बोहन को एक नॉमिनल पार्टनर के लिए लाए हैं, विच इज़ नॉट एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट के लिए नहीं है। देखिए नॉमिनल पार्टनर कहते हैं किसको है, जो कि अपना नाम देता है कि मैं पार्टनर हूँ किसी भी कंपनी में, अगर वो किसी भी फर्म में, सॉरी, अगर अब वो ये अलाउ कर रहा है कि हाँ मैं इसका पार्टनर हूँ, मैं अपना नाम दे दिया हूँ, तो भाई वो सभी के लिए पार्टनर हो जाता है, पब्लिक के लिए, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि मैं ABC जो फर्म है उसका मैं पार्टनर हूँ, और वो लोग अलाउ कर देते हैं कि हाँ हाँ ये पार्टनर है, तो मैं पार्टनर हो गया, वहाँ के सामने वाले जो है ना मेरे को पार्टनर ही समझेंगे, और मैं पार्टनर की तरह लायबल ही हूँ, भले मुझे प्रॉफिट मिले या ना मिले। वही यहाँ पे बात कर रहा है कि बोहन एज ए नॉमिनल पार्टनर, वो एडमिट हुआ नॉमिनल पार्टनर के, लेकिन उसको प्रॉफिट नहीं मिलना है, किसको, बोहन को। अब देखिए क्या होता है, लेटर करण अ क्रेडिटर फाइल अ सूट टू बोहन, बोहन पे वो केस करता है, एक क्रेडिटर, जो ये जो फर्म है इन तीनों का, इसी में तो ये जो बोहन भी इसमें नॉमिनल पार्टनर है, तो एक करण आउटसाइडर जो क्रेडिटर था वो केस कर दिया बोहन पे फॉर रिकवरी ऑफ द डेट। कुछ खरीदा होगा इसका फर्म और उसको पैसा नहीं मिला बेचारे का, तो वो केस कर दिया। बोहन कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि मैं तो बस अपना नाम दिया हूँ इसमें, मैं कोई प्रॉफिट नहीं लेता भाई, तो मैं क्यों तुमको पैसे दूंगा, मैं तो सिर्फ इसका नॉमिनल पार्टनर हूँ, मैं अपना नाम दिया हूँ। क्या वो इस ग्राउंड पे वो सही है? देखिए वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप एक बार नॉमिनल पार्टनर आप बन गए ना, तो आप उस फर्म से आपको पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कुछ भी मतलब नहीं है, आपको भैया पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा, और जैसे बाकी पार्टनर्स ये तीनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, आप भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, भले ही आप सिर्फ नाम ही क्यों ना दिए हो पार्टनरशिप में। तो कंक्लूजन क्या निकलता है, पहले प्रोविज़न देख लीजिए कि हुआ क्या है। प्रोविजंस देख लीजिए क्या हुआ। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अ नॉमिनल पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स के लिए वो तो इंटाइटल्ड नहीं है, लेकिन बट मे बी ट्रीटेड एज पार्टनर फॉर द आउटसाइडर्स, आउटसाइडर के लिए वो पार्टनर ही है, भले ही इनसाइडर्स के लिए वो प्रॉफिट नहीं शेयर करता हो, वो फर्म से पैसा नहीं लेता हो, लेकिन आउटसाइडर जो है ना उसको पार्टनर से ही मानेंगे। आगे क्या होता है, एंड हेंस ही विल आल्सो बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म और पार्टनर एज लाइक पार्टनर्स, बाकी पार्टनर की तरह ना ये भी लायबल होगा भाई अगर कुछ होता है तो हुआ क्या था, ABC तीनों जो थे, फैक्ट में मैं बता दिया पहले ही कि तीनों जो थे वो पार्टनर्स थे। एक आउटसाइडर जो है बेचारा क्रेडिटर, उसको पैसे नहीं मिल रहा होगा, वो केस किया बोहन पे कि मुझको बोहन से चाहिए पैसा। अब बोहन बोल रहा कि नहीं मैं तो नॉमिनल पार्टनर हूँ, मैं तो सिर्फ नाम दिया हूँ, मेरा काम थोड़ा ही है यहाँ पे, मुझे तो प्रॉफिट भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी इसको ये चीज़ बियर करना होगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोहन लायबल है अगेंस्ट करण पैसे के लिए, तो बिल्कुल वो लायबल है भाई, क्यों लायबल नहीं रहेगा, जब वो नॉमिनल पार्टनर है तो बिल्कुल लायबल है, वो एक्चुअल पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। वैसे ही सेकंड पार्ट था कि इन केस करण हैज फाइल्ड द सूट अगेंस्ट फर्म वेदर बोहन वुड बी लायबल, करा कि ठीक है इसके खिलाफ नहीं बल्कि वो पूरे फर्म के खिलाफ केस करे, तो क्या बोहन को भी देना होगा, 100% देना होगा भाई, क्यों नहीं देगा। वो नॉमिनल पार्टनर मतलब आप, ठीक है आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन आउटसाइडर्स के लिए भाई आप भी पार्टनर्स है, आपको पार्टनर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो जो ऊपर आंसर है वो सेम ही आंसर नीचे है कि यस ही विल बी लायबल। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि 3 पार्टनर्स हैं A, B और C, किसमें, एक ABC कंपनी में, जो ABC कंपनी है उसमें 3 पार्टनर्स है A, B एंड C। होता क्या है कि द फर्म वाज गोइंग टू परचेज मशीन फ्रॉम MS एलिमेंट कंपनी, एक कंपनी है ABC जो एलिमेंट कंपनी से परचेज करना चाहती है मशीन।
बिफोर ए एंड बी परचेज द मशीन सी डाइड। ए बी सी जो थे 3 पार्टनर्स थे और वो लोग मशीन खरीद रहे थे एलिमेंट से, लेकिन उससे पहले क्या हो गया ना कि बेचारा सी मर गया। मतलब ए और बी जो थे कॉन्ट्रैक्ट किए थे, ठीक है, कि ए बी सी तीनों कॉन्ट्रैक्ट किए थे कि हमको जो है वो मशीन चाहिए, लेकिन मशीन लाने से पहले ही सी मर गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या सी का प्राइवेट एसेट भी लायबल होगा, मतलब सी का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, उसके घर के सामान भी छीन लिए जाएंगे उसको चुकाने के लिए। तो देखिए सिंपल सा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि जब कोई मर जाता है ना तो उसके बाद के ट्रांजेक्शन के लिए वो पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। अपने प्रॉफिट के शेयर के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जब वो पार्टनर्स था उस जब तक वो पार्टनर था उसके लिए लॉसेज के लिए, लेकिन उसके बाद के किसी भी चीज़ के लिए पार्टनरशिप में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसके मतलब 10 लाख का 20 लाख का, मतलब उससे ज़्यादा हो या कम हो उसके अमाउंट से उससे कोई लेना देना नहीं है। भले पब्लिक जाने या न जाने कि वो मर गया है या न जाने, अगर वो मर गया है नोटिस मिले या ना मिले पब्लिक को, तो वो भाई अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो गया है। तो सी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होने वाला नहीं है जो क्वेश्चन में पूछा था। तो देखिए प्रोविज़न कैसे लिखना है। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, द स्टेट ऑफ डिसीज्ड पार्टनर जो मर गया है इज नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। अगर वो मर गया तो उसके बाद किसी भी फर्म या फिर वहाँ के पार्टनर्स के एक्ट के लिए वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल, उसका प्राइवेट एसेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। आगे देखिए, द स्टेट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर में बी क्या है ऑब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द लायबिलिटी फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गिव एनी नोटिस आइदर टू द पब्लिक और द पर्सन हैविंग डीलिंग विद द फर्म। अगर कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ का नोटिस देने का कि हाँ वो मर गया या नहीं मरा। अगर वो मर गया है तो वो भाई डिस्चार्ज हो गया अपनी लायबिलिटी से। फैक्ट में क्या हुआ है वो लोग हम लोग जान ही रहे हैं। फैक्ट में आप अपने लैंग्वेज से भी लिख सकते हैं या फिर जो क्वेश्चन में दिया है सेम भी आप उतार सकते हैं। वही है कि ए बी सी तीनों थे, वो लोग परचेज किए, परचेज के पहले ही सी मर गया, अब ए भी देने के लायक नहीं है तो केस हुआ है। तो क्या सी को भी अपना प्राइवेट एसेट देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि ए और बी जो दोनों जो हैं वो बिल्कुल ही मतलब उन लोगों के पास उतना एसेट जो है वो है या नहीं, दैट डजंट मैटर। पूछ रहा था कि सी क्या उसका प्राइवेट एसेट लिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा, चाहे फर्म डूब जाए मर जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी बेचारा मर चुका है तो उसका लायबिलिटी वहीं तक था जब तक वो पार्टनर था। वहीं कंक्लूजन में लिखा हूँ, सिंस द मशीन वाज परचेज्ड आफ्टर द डेथ ऑफ सी, hence the state of C would not be liable for the dues of MS Element Company। एलिमेंट कंपनी के ड्यूज़ के लिए वो लायबल नहीं है, बाकी जो ए बी है वो लोग लायबल हैं। वैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसमें क्या हुआ है कि फर्म जो है कैरिंग अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन अ पार्टिकुलर केमिकल, एक केमिकल का वो बिजनेस करती है एक फर्म, ठीक है, एंड अ लॉ इज पास्ड विच बैन्स द ट्रेडिंग ऑफ सच पार्टिकुलर केमिकल। एक कंपनी जो है वो केमिकल की जो है वो बिजनेस करती है, लेकिन कोई लॉ पास हुआ भारत में जो उसको कहती कि नहीं आप ऐसा काम नहीं कर सकते, आपको बंद करना होगा। तो उसमें पूछा था कि क्या ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको आप ध्यान से देखें। तो उस क्वेश्चन में पूछा था आ गया है कि क्या जो पार्टनर्स उसको जो चला रहे थे उस बिजनेस को, क्या उसको अभी भी वो लोग चलाएंगे? क्या अभी भी पार्टनरशिप उन दोनों के बीच बचा है? तो नहीं। देखिए क्योंकि वो लॉ पास हुआ है तो भाई लॉ अगर बंद कर रहा है तो वो पार्टनरशिप डिजॉल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अगर कोई लॉ पास हुआ, और ये तो डिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की आ गई यहाँ पे कहानी। क्यों? क्योंकि एक लॉ पास हुई और बैन कर दिया गया तो वो बैन ही कहा जाएगा। तो हुआ क्या था, अब फैक्ट जान गए कि 2-3 पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स जो चला रहे थे अपना फर्म एक पार्टिकुलर केमिकल का, लेकिन लॉ पास हुआ कि ऐसा आप नहीं कर सकते। तो क्या अभी भी वो लोग ऐसा कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो देखिए प्रोविज़न में क्या लिखना है। According to the provision of the Partnership Act 1932, a firm is compulsorily dissolved by the happening of any event which makes it unlawful for the business of the firm to be carried on or for the partners to carry it on in partnership। कह रहे कि कुछ भी अगर आप कर रहे हैं और अगर कोई लॉ पास हो गया है कि आपको डिजोल्व करना ही है, कंपलसरी है, कुछ भी ऐसा हो गया जिससे आपको बंद करना है, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि लॉ ही पास हो सकता है कुछ ऐसा एक्ट हो गया हो जो अनलॉफुल आप काम कर रहे हैं तो आपको वो बंद कर देना चाहिए। तो वही और प्रोविज़न में क्या है, वही जो क्वेश्चन में बात हुआ है कि वो लोग अपना बिजनेस चला रहे थे और लॉ पास हुआ तो क्या वो लोग बंद करेंगे उसको बंद करने के लिए लॉ पास हुआ है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, Since the business become unlawful, so firm will have to be compulsorily dissolved। बंद करना ही होगा, ठीक है।
अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि क्या क्या प्रोसीजर्स है बुक्स ऑफ अकाउंट जो एलएलपी का होता है उसको रिकॉर्ड करने का और ऑडिट करने का। देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी वो बुक्स को पहले लिखेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स उसको अप्रूव करेंगे और उसको जमा करेंगे ले जाकर आरओसी के पास, यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, और अपना पूरा अप्रूवल देंगे। देखिए इसको स्टेप्स में कैसे लिखेंगे। द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स शैल बी मेंटेन्ड ऑन कैश और अक्रूवल बेसिस थ्रू डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे उसको हम डबल अकाउंटिंग सिस्टम के तहत रिकॉर्ड करेंगे। पहला काम हमारा यही है बुक्स ऑफ अकाउंट में। दूसरा काम हम क्या करेंगे, नाउ सच बुक्स ऑफ अकाउंट शैल बी सबमिटेड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को हम सबमिट कर देंगे उस बुक्स को। फिर क्या होगा, एवरी एलएलपी प्रिपेयर्स अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द लास्ट फाइनेंशियल ईयर साइंड बाय द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। वो जो है वो अपना स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो एक्चुअल मेन पार्टनर जो होते हैं वो लोग उसको अप्रूव करेंगे और 6 महीने के अंदर उसको बनाना रहता है। फिर वो लोग क्या करेंगे, उसका सच डॉक्यूमेंट्स आर फाइल्ड विद द आरओसी। बिल्कुल ये भी आरओसी के पास जाएगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम एंड प्रिस्क्राइब्ड फी। जितना पैसे लगते हैं उस डॉक्यूमेंट के उतने पैसे के साथ वो आरओसी के पास जमा कर देंगे। आगे क्या होगा फिर, द अमाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड। अकाउंट्स है, द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। जैसा रूल होगा उसके तहत वो लोग जो है वो बुक जो है वो उसको चेक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, जैसा रूल्स एप्लीकेबल है। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर आप देखें तो वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि एक कंपनी है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो चाहती है कि उसको लाइसेंस मिल जाए, ठीक है, लेकिन उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा होता है। इसके लिए वो क्या इलीगल धंधा अपनाता है कि वो सब्सिडरी बना देता है, एक कंपनी अलग से सब्सिडरी बना देता है, और क्योंकि सब्सिडरी रिप्रेजेंट करता है अपने मेन कंपनी को, तो उसी से जो है ना सब्सिडरी से ही वो लाइसेंस लेने की कोशिश करता है और लाइसेंस मिल जाता है उसको, ठीक है। और उस लाइसेंस को मिलते ही वो क्या कहता है कि अपना सारा व्हीकल्स जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपने सब्सिडरी में। यानी व्हीकल का उसका काम था पहले से और लाइसेंस नहीं मिल रहा था, तो वो एक सब्सिडरी यानी कि उसी मेन कंपनी का एक सब्सिडरी कंपनी बनाया और उसमें सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया। तो कह रहा है कि विल द पेरेंट एंड सब्सिडरी कंपनी बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स एक्सप्लेन इन द लाइट्स ऑफ। कह रहा है कि क्या दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाएंगे। अब बताइए, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मेरा कंपनी नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं उसका लाइसेंस लेने के लिए क्या किया, इलीगल धंधा अपनाया। मैं एक सब्सिडरी बना दिया और उसी में सारा अपना जो है ना गाड़ी का मैं बिजनेस करता था, सब कुछ उसी में ट्रांसफ़र कर दिया। तो क्या मुझे अभी तो लाइसेंस नहीं मिल रहा था, अब मैं सब्सिडरी फॉर्म कर दिया तो उसका जो लाइसेंस मिलेगा क्या वो लीगल होगा? नहीं, मैं तो वो इलीगल धंधा अपना रहा हूँ ना, सेपरेट लीगल थोड़े ही है। कह रहा है कि कंपनी जो है ना उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कब, जब आप कुछ मेंबर्स जो हैं वो अलग हो जाए। कब अलग हो रहते हैं वो ट्रीट किए जाते हैं, जब तक वो इलीगल एक्ट ना करें। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लाइसेंस को वो छुपाने के लिए वो क्या किया है कि नया सब्सिडरी फॉर्म किया है। तो देखिए इसका आंसर, वो जो पेरेंट कंपनी है, मेन कंपनी, वो लायबल होगा ही होगा। देखिए पहले फैक्ट देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट कुड नॉट गेट लाइसेंस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट जो था वो उसको लाइसेंस नहीं मिल रहा था कंपनी को, सो दे फॉर्म्ड सब्सिडरी एंड गॉट लाइसेंस, आर दे सेपरेट कमर्शियल। करेक्ट, उसमें लाइसेंस मिल गया तो क्या वो अलग चीज़ हो गया? नहीं, सेम ही तो कंपनी है ना भाई। सब्सिडरी भी रिप्रेजेंट करता है अपना जो है वो पेरेंट कंपनी को, पेरेंट कंपनी मतलब जिसमें सब्सिडरी कंपनी सब्सिडरी है। तो कंक्लूजन, पेरेंट कंपनी विल आल्सो बी लायबल सिंस दे शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सेपरेट कमर्शियल यूनिट्स। वो लोग अलग ट्रीट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अगर आप सब्सिडरी बनाए तो सब्सिडरी अलग चीज़ नहीं है। सब्सिडरी में अगर कुछ गलत आप किए हैं, गलत तरीके से आप लाइसेंस लेने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप मेन कंपनी में ही गलत तरीके से लाइसेंस ले रहे हैं, तो इसमें लें या उसमें लें, बात दोनों का बराबर है, लायबल होगा पेरेंट कंपनी, ठीक है। पेरेंट कंपनी पर केस भी चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उसमें क्या कहता है कि ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, वो P&L अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करती है। फिर क्या होता है, ऑन इंक्वायरी इट वाज फाउंड दैट द मेयर पर्पस वाज टू अवॉइड टैक्स। वो लोग टैक्स जो है ना वो अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं कि P&L अकाउंट में जो है ना एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा देते हैं कि हाँ भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा घाटा खर्चा हुआ है। ओवर स्टेटिंग एक्सपेंडिचर इन ईयर P&L अकाउंट फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। कुछ पिछले साल में ऐसा किए वो लोग ऐसा क्यों किए? वो लोग इसलिए किए कि टैक्स जो है ना वो कम देना पड़े। अगर एक्सपेंस को ज़्यादा दिखाएंगे तो रेवेन्यू यानी कि जो इनकम है वो कम दिखेगा और रेवेन्यू कम, तो टैक्स भी उनको कम भरना पड़ता, इसलिए वो लोग एक्सपेंस को ज़्यादा दिखा दिए थे। फिर होता क्या है कि उनका कोई फ्रॉड नहीं किए थे, उनका फ्रॉड करने का इंटेंशन नहीं था, उनका इंटेंशन अर्न करने का था, टैक्स अवॉइड कि टैक्स नहीं देंगे हम उतना। सूट द कॉर्पोरेट विल ऑफ द कंपनी भी लिफ्टेड, 100% लिफ्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेट विल थ्योरी क्या कहता है कि कंपनी
और जो मेंबर्स हैं सभी एक समान हैं। कब तक? जब तक वो गलत कुछ काम नहीं करते। अब मान लीजिए कंपनी में जब तक आपका लॉस हो रहा है तो आप उस लॉस को दिखाइए, और अगर लॉस नहीं हो रहा है तो नहीं दिखाइए। और इस केस में क्या हुआ ना कि लॉस प्रॉफिट दोनों हुआ है, लेकिन ये लोग लॉस को ज़्यादा दिखा दिए। किस लिए? ताकि जो प्रॉफिट है ना वो कम रहे और हमको इनकम पर कम टैक्स देना पड़े। इनकम कम दिखेगा वैसे। तो देखिए प्रोविजन में क्या लिखे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 द कॉर्पोरेट पर्सनालिटी गेट लिफ्टेड, यानी टूट जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कब? इन द फॉलोइंग केसेस टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। जब मेंबर्स ट्राई करते हैं अपना कंपनी के कैरेक्टर्स के लिए तब हो जाएगा, या फिर रिवेन्यू या फिर टैक्स को बचाने के लिए जो इस केस में हुआ, या फिर लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ लीगल काम करना है कंपनी को, वैसे चलना है वैसे नहीं चल रही है, या फिर कंपनी फॉर्म टू डिफीट द लॉ, अगर लॉ को तोड़ने के लिए वो बनी है, लॉ से ऊपर कुछ काम कर रही है, तो इस सब केसेस में क्या है, मेंबर्स हो या कंपनी सब सेम ट्रीट किए जाते हैं। तो मेंबर्स लायबल होंगे इस केस में, 100% लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका जो मेन पर्पस था ना वैसे एक्सपेंस को ऊपर दिखाने का, कि रिवेन्यू जो है ना वो नीचे चला जाए, और ये लोग जो है वो कम इनकम दिखेगा। अगर एक्सपेंस को हम ज़्यादा दिखाएंगे तो हमारा इनकम कम दिखेगा, तो कम इनकम दिखेगा तो हमको कम उस पर जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए वो लोग ऐसा किए थे। फैक्ट में वही चीज़ लिखा हूँ, केबीसी प्राइवेट लिमिटेड जो थे वो अपना एक्सपेंस को बहुत ऊपर दिखा रहे थे P&L अकाउंट में। क्यों? क्योंकि उनका जो मेन काम था वो टैक्स को इवेट करने का था, प्रोटेक्ट टैक्स, सूट द कॉर्पोरेट विल ऑफ द कंपनी बी लिफ्टेड, 100% लिफ्ट होगा। वही मैं कंक्लूजन में लिखा हूँ कि सिंस द कंपनीज मेयर पर्पस वाज टू अवॉइड टैक्स अवॉइड करने का उनका जो इरादा था, सो द कॉर्पोरेट विल पर्सनालिटी गेट लिफ्टेड, लिफ्ट हो जाएगा और सभी लायबल हो जाएंगे जितने मेंबर्स हैं सारे के सारे। चलिए अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, 16 क्वेश्चंस देखें। अ सेक्शन 8 कंपनी वेयर कंटेंशन ऑफ द मेंबर्स टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स फ्रॉम द प्रॉफिट अर्निंग। कह रहा है कि एक एनपीओ था, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स थे वो लोग चाह रहे थे कि जो प्रॉफिट हो रहा है ना एनपीओ को वो बांट दिया जाए हम लोग को डिविडेंड की तरह। देखिए अब एनपीओ में डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि वो एस्टैब्लिश ही हुआ है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो जो भी उसका रिवेन्यू जो जनरेट हो रहा है ना वो सारे के सारे जो वो उनका पर्पस रहता है पब्लिक को सर्व करना, कोई डिविडेंड यहाँ पे मेंबर्स को नहीं मिलता है। तो पूछ रहा है कि क्या इस केस में होगा अगर ऐसा होता है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 अ कंपनी फाउंड फॉर नॉन प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट के लिए नहीं, यानी कि सेक्शन 8 कंपनी, सच कंपनी एम्स सर्विसेज ओनली एंड नेवर डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू देयर मेंबर्स, कभी डिविडेंड नहीं देते हैं। तो क्या होता है इस केस में कि सेक्शन 8 कंपनी इज अलाउड टू कॉल अ जनरल मीटिंग बाय गिविंग 14 इंस्टेड ऑफ 21 डेज। वही क्वेश्चन पूछा था कि क्या वो मीटिंग कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा वो लोग सोच रहे हैं कि हमें डिविडेंड देना तो उस पर बात होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ है, वो 14 दिन के अंदर ही ये बात होगी। और देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना उसके लाइसेंस को रद्द कर सकती है, एनपीओ को, कंपनी फिर उसको बना सकती है, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो लाइसेंस उसको रद्द कर सकती है। नो डिविडेंड इज अलाउड इन सेक्शन 8 कंपनी, कोई सेक्शन 8 में ये सब अलाउ नहीं होता। ठीक है, इतना बात आप समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, सबसे लास्ट क्वेश्चन है। उसमें क्या कहता है कि एक नो लिमिट प्राइवेट कंपनी है विच इज अनलिमिटेड कंपनी है, वो अनलिमिटेड कंपनी है, जैसा नाम ही है नो लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो अनलिमिटेड कंपनी है। वन ऑफ इट्स शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट इज सूट बाय द क्रेडिटर सैमुअल फॉर ए रिकवरी ऑफ डेट सेकेंड कंपनी। अब बताइए कंपनी का कोई डेट है, ठीक है, कुछ वैसा उससे उधार लिया हुआ है, सैमुअल क्रेडिटर है बेचारा। अब वो केस कर दिया किसके खिलाफ? वो केस किया है एक मिस्टर इनोसेंट है बेचारा मेंबर, उसके खिलाफ। अब बताइए सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहता है कि जो भी मेंबर्स है ना वो कंपनी और मेंबर ये दोनों अलग चीज़ है। अगर कुछ कंपनी गलत करती है तो उसके लिए मेंबर जो है ना, मिस्टर इनोसेंट जो मेंबर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, और अगर मिस्टर इनोसेंट कुछ गलत करती है तो कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो कह रहा है कि मिस्टर इनोसेंट से मांग रहा है पैसा, जबकि दिया किसको है पैसा? वो कंपनी को। तो क्या ये ऐसा कर सकता है? देखिए वो नहीं कर सकता है। प्रोविजन कैसे लिखे है पहले वो देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 each and every shareholders are separate than the company. Any acts of the company cannot liable its shareholders due to presence of separate legal entity. separate legal entity क्या कहता है कि पार्टनर्स और मेंबर्स और कंपनी अलग चीज़ है। तो वही बात कह रहा है कि एक्ट्स ऑफ कंपनी कैन नॉट लाइबल इट्स मेंबर्स, नो आउटसाइडर्स कैन लाइबल द मेंबर्स फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के एक्ट्स के लिए कोई भी आउटसाइडर जो है वो मेंबर्स को लाइबल नहीं करेगा कि नहीं तुम्हारी कंपनी नहीं दे रही है तो तुम दो। तो और फैक्ट की बात हो गई क्वेश्चन में जो भी हुआ है
वही कि नॉमिनली एक अनलिमिटेड कंपनी थी और इसके शेयर होल्डर मिस्टर इनोसेंट को ब्लेम किया गया कि तुम पैसे दो, तुम्हारी कंपनी क्रेडिटली है। कौन कर रहा था ये सब? सैमुअल। क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता, सेपरेट लीगल एंटिटी के कारण, कंपनी से वो अलग है। सिंस ड्यू टू सेपरेट लीगल एंटिटी आइडेंटिटी, कोई बात नहीं, आइडेंटिटी लिखा हुआ, शेयर होल्डर्स एंड कंपनी आर टू डिस्टिंक्ट एंड सो for the acts of the nominate company Mr. Innocent will not be liable towards creditor of the company Mr. Samuel। इसके तरफ वो liable नहीं है। चलिए ये सारे क्वेश्चंस हो गए। अब चाहें तो सी इंटर का भी मैं RTP अपलोड कर दूँगा, जो कि मैं बिल्कुल करूँगा अभी, आप चाहे या ना चाहे। थैंक यू। और हाँ, एक बात, आप एक वीडियो है इसके रिगार्डिंग जो यहाँ पे क्वेश्चंस है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप लिख देते हैं, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन होते हैं केस बेस्ड, उस पर प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए एक 25 मिनट का वीडियो है जिसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन यानी कि केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ। इतना अच्छे से डिस्कस किया हूँ जिसमें मैं पूरी चीज़ें बता दिया हूँ कि कैसे आपको प्रेजेंट करना है लॉ के पेपर को। और रियली आप विश्वास कीजिए, जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें डेफिनेशन पूछ दिया चाहे फीचर्स, उससे भी ज़्यादा आसान आपको ये केस बेस्ड क्वेश्चन लगेंगे अगर एक बार आप मेरे उस वीडियो को देख लेते हैं। जय हिंद।